हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा टॉपिक 5.2 पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये पोलर फॉर्म क्या बवाल है स्टूडेंट इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अभी तक वेल नोन जितने भी नंबर सिस्टम हैं उन सब में हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सारे इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सबसे बड़ा सेट है नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब देखें जरा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे a प्लस आई बी फॉर्म में लिख रहे थे। यहाँ पर हम बात करेंगे, इससे पहले हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की और साथ में इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की। ये पहली एक्सरसाइज में हमने बात की थी। और सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पोलर कोऑर्डिनेट की, पोलर कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर फॉर्म, इन सारी चीज़ों की। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी बोलो या x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखाते हैं। अभी तक नंबर सिस्टम में नंबर हमारी नंबर लाइन पर दिखाए जाते थे, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा अजीब सा नंबर है। ये हमारा नंबर लाइन पर नहीं आता है, ये 2D में आता है, 2D में 2 डायमेंशन में आता है। और यहाँ x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है इस P पॉइंट से। और P पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितने हैं, P पॉइंट से x प्लस आई वाई को लिख सकते हैं कितना, हम ये z है, x प्लस आई वाई को लिख सकते हैं कितना, ये x कॉमा वाई, जिसमें ये x है और ये y है। अगर ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट की बात हम पहले कर चुके थे। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट रियल एक्सिस के अबाउट इसका एक मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मिरर इमेज जेड बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। अगर ये x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई। और ये क्या है आपकी रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होती है कॉन्जुगेट की बात ये रही। एक और नया टर्म्स इसके अंदर आता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और जब इस पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं हम, गॉसियन प्लेन, आर्गन प्लेन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, आर इक्वल टू, आर से नोट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ये ओपी जो डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट्स है उसकी लेंथ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिखाया जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, उसका मॉडुलस है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिससे रिप्रेजेंट किया रहा है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट्स की ओरिजिन से डिस्टेंस, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोल बोलेंगे। तो ये कितना होता है आपका, अरे ये आपका एक्स वाई है तो इतना एक्स हुआ, ये वाई हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ जेड। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ये जो हमारा ओपी है, ओपी जो लाइन सिगमेंट्स है हमारा, डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट्स, ओपी हमारा अगर रियल एक्सिस से की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है थीटा, तो इस थीटा को बोलते हैं हम आर्गुमेंट ये थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और यहाँ बहुत कन्फ्यूजन भी है, इसको ध्यान से समझें। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज ये 2 प्लस 3i है, 2 इतना है और 3i आपका ये था, 2 प्लस 3i है, तो ये कैसे बना होगा कि अगर हमारा ये लाइन सिगमेंट्स पहले ऐसे था और इतना रोटेट हुआ तो ये एंगल बन गया कितना, थीटा। इस थीटा को बोल रहे हैं हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने जल्दी बोल दिया, इसको बोल रहे हैं हम आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। दो नाम है थीटा के, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। एक नया टर्म्स है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। इन दोनों की बात करेंगे। अगर हमारा इतना रोटेट हुआ है तो थीटा सपोज अगर 30 डिग्री है तो उस 30 को वो क्या बोलेंगे हम, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर आर्गुमेंट थीटा। लेकिन अगर ये इस तरह से रोटेट होता हुआ एक ऐसे करके फिर दोबारा यहाँ आ जाए तो कितना हो जाएगा, अरे 360 घूम गया, 360 प्लस 30 390 डिग्री, 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा इसी पॉइंट्स की लोकेशन हमारी, इसी पॉइंट्स के लिए आर्गुमेंट हमारा कितना आ रहा है, 2 पाई प्लस थीटा। तो आर्गुमेंट क्या होता है, वो फाइनाइट नहीं होता। आर्गुमेंट हमारा क्या है, यूनिक नहीं है, क्योंकि जितनी बार घूमेगा ये, अगर इसने 2 चक्कर लगा लिए तो कितना हो गया, 360 प्लस 30
कितना हो गया आपका 720 प्लस 30 750 डिग्री, 750 डिग्री, या उसको पाई में चेंज कर लें। तो हमारा थीटा जो है वो यूनिक नहीं है। लेकिन यूनिक नहीं है तो इसको यूनिक बनाने के लिए क्या बोला गया, इसको मैथमेटिक्स ने बोला कि इसको फिक्स वैल्यू निकालो, और ऐसी वैल्यू जो इस पूरे एक ही साइकिल में, हम देखा 2 पाई का इसका पीरियड है, इस पूरे साइकिल में आपको मिल जाए, और न्यूमेरिकली वो लीस्ट वैल्यू मिली। तो बोला गया कि माइनस पाई और पाई के बीच में अगर थीटा लाइज करता है तो उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा की जो वैल्यू हमारी माइनस पाई और पाई के बीच में आएंगी उनको बोल रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और थीटा तो हमारा यूनिक है नहीं, क्योंकि थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 5 पाई, थीटा प्लस 2n पाई, थीटा प्लस 2n पाई, ये इसकी क्या है, जनरल वैल्यू है, ये यूनिक नहीं होता। अब देखें जरा, अगर थीटा और आर की फॉर्म में इसको हम लिख दें तो इसी पॉइंट्स को जो एक्स वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है आर और थीटा की फॉर्म में लिख देंगे तो हम बोलते हैं कि हमने इसको चेंज कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट में। ये पोलर कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये बहुत काम आता है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा हो कि सपोज ये रियल एक्सिस है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे, ये एंगल बनता है कितना 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बनता है। और अगर इस ट्राइंगल को ये ओ ए बी, इस ट्राइंगल को अगर मैं रोटेट कर दूं कितना 60 डिग्री पर, 60 डिग्री कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन 45 थी तो 60 का मतलब ये इस तरह से आएगी, ये यहाँ तक। और ये जो ओ ए आपका है रोटेट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री रोटेट होगा तो ऐसे आएगा ये, और ये आपका बन जाएगा अब इस तरह से। तो ये आपका बी पॉइंट्स यहाँ आ गया, ए पॉइंट्स आपका ए डैश यहाँ आ गया। तो अगर मैंने रोटेट कर दिया है इसको, इस तरह से घुमा दिया है कितना 60 डिग्री, तो अब हमारा ट्राइंगल तो वही रहेगा, उसकी लेंथ भी वही रहेगी, एरिया भी वही रहेगा, लेकिन ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे ए डैश हो गया, चेंज हो गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं। इन कोऑर्डिनेट को निकालना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसमें कोई तरीका नहीं है निकालने का। लेकिन अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हमें जानकारी होती है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कार्टेशियन सिस्टम को एक्स वाई को अगर हम चेंज कर लें आर और थीटा में, एक ही कोऑर्डिनेट को अगर आर और थीटा में चेंज कर लें, और थीटा कितना रोटेट हुआ, थीटा अगर हमें पता लग गया 45 है, तो फिर हमारा ये आर तो आपका सेम यही होगा, आर यहाँ भी होगा, और ए डैश कितना होगा, कितना रोटेट किया हमने 60 डिग्री, 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 105। आर की वैल्यू तो आर ही रहेगी, और थीटा कितना हो गया 105 डिग्री। तो उस तरह से उसको फिर वापस चेंज कर लेंगे कार्टेशियन में, तो बड़ा आसानी से हम बता सकते हैं ए पॉइंट्स की नई लोकेशन क्या है। इनकी इक्वेशंस, ए बी लाइन की इक्वेशंस अब हमारी कैसी हो गई है, ओ ए लाइन की इक्वेशंस पहले अलग थी, अब 60 डिग्री घुमाने के बाद में 60 डिग्री अगर हमने रोटेट कर दिया है, ये 60 डिग्री अगर रोटेट कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो अब ओ ए की नई पोजीशन बन गई है, उसकी ओ ए की नई इक्वेशन निकल के आएगी, वो सारी चीज़ें। और जेई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहीं से निकल के आती है जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। इतनी सारी बातें आपको यहाँ नहीं करनी है, यहाँ तो बहुत सीधा सा दे रखा है कि आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है जो माइनस पाई और पाई के बीच में होगा, और मॉडुलस निकालना है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में है तो माइनस पाई। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना तो बहुत आसान है। अगर आपको यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है आपका ये पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड में है तो इन्हीं के रिफ्लेक्शन इसी की माइनस में, थीटा का माइनस थीटा, इसका माइनस क्या हो जाएगा माइनस का पाई माइनस थीटा, ऊपर थीटा और पाई माइनस थीटा, ये वैल्यू हम निकालेंगे और उसके रिफ्लेक्शन नेगेटिव लगा दें तो आपको नीचे वाली वैल्यू मिल जाएंगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिक्कत देता है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर। एनसीईआरटी में जिस तरह दे रखा है उससे कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, तो उसमें और भी हमारे डिटेल में उसकी चर्चा की ज़रूरत थी, लेकिन यही हम देख रहे हैं कि 9 मिनट हो गए हैं, हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है। इसकी बाकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की चर्चा हम करेंगे जब जेईई मेंस की आपकी क्लास जुलाई में स्टार्ट होगी, उसमें करेंगे इसको डिटेल में। अभी तो देखते हैं आपका क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर आर और थीटा में लिख दिया जाए तो एक्स प्लस आई वाई, तो कितना होगा यहाँ पर देखो, अगर हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी एक्स अपॉन आर। यहाँ पर देखें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आर कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है वाई अपॉन आर, वाई की वैल्यू कितनी आ गई आर साइन थीटा।
और इसी में अगर रख जाएं एक्स प्लस आई वाई में रख जाएं तो x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा, r कॉमन ले लिया तो आ गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आपका है पोलर फॉर्म में, हमको ये काम करना है। इसी को अगर आयलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं r e टू द पावर i थीटा। e टू द पावर i थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। आयलर फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई की, तो वहाँ बहुत कम आता है। सीबीएसई में इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्यूब रूट टू बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो भी यहाँ नहीं दे रखा है। चलिए जो दे रखा है उसको करते हैं, वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरह से हम कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, z इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3, और क्या दिया हुआ है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। 1 और 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको मॉडुलस बताना है और आर्गुमेंट बताना है, और उसके बाद वाले क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करना है उसको। अगर r और थीटा आपको पता लग जाएगा, r मॉडुलस और थीटा क्या है, आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट जब भी बोलेंगे तो आपके बुक में हमेशा लिया गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो -पाई और 2 पाई, -पाई और +पाई के बीच में होता है। लेकिन ध्यान रहे -पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, पाई इंक्लूड है। और उसको अगर r इस फॉर्म में रख देंगे तो पोलर फॉर्म में आ गया, हो गई एक्सरसाइज खत्म। ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान है, छोटी सी है। तो देखो हमको निकालना है मॉडुलस, निकालिए आप ये मॉडुलस ऑफ z कितना होता है, वो अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z को हम नोट करते हैं मॉड z से कि x² प्लस y²। तो मॉड z हो गया अंडर रूट x², x का मतलब यहाँ पर कितना है -1। ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। x की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस आई वाई, आई की वैल्यू है -√3 का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसको r भी बोलते हैं और मॉड z भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z। यही पूछा जा रहा है हमसे। ये आ गया 1 और ये आ गया 3, तो आ गया आपका ये √4 और √4 की वैल्यू 2। तो r इक्वल टू आ गया ये, r मीन्स मॉडुलस। बस हो गया, ये तो बहुत आसान था। एनसीईआरटी में दे रखा है कंपेयर करके, इसको हम कंपेयर कर जाते हैं r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। r cos थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इक्वल टू -√3, स्क्वायर करके ऐड कर जाए तो r की वैल्यू निकल के जाती है 2, ये निकल के आएगी, और दोनों को डिवाइड करते हैं तो थीटा निकल के आता है। लेकिन उसके बाद में निकाला गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एनसीईआरटी वाले मेथड को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अलग से कर रहे हैं। तो देखें मेरा r तो आपका आ गया मॉडुलस, अब थीटा निकालना है। लेट अल्फा बी एनी, अल्फा बोल दो या थीटा बोल दो, थीटा अल्फा बी एनी एक्यूट एंगल सच दैट, ये दो यहीं से निकल के आया। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे साइन थीटा, जब थीटा देखा थीटा ही बोल देते, चलो थीटा ले लेते हैं, हमने यहाँ थीटा ले रखा है तो थीटा ले लेते हैं। लेट थीटा विद एनी एक्यूट एंगल सच दैट, अगर साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो आएगा ये y/x। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, y/x। लेकिन हमने बोला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा एक एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाइज करता है। जहाँ लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ना तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई होगा, और अगर फोर्थ में है तो माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, ये कन्वर्ट करके हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, इसको कन्वर्ट करने से देखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू y/x, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -√3/-1 मॉडुलस। चलो माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया √3, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है √3। तो टेन थीटा √3, तो क्या होता है टेन थीटा √3, √3 हमारे टेन में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू, तो टेन 60 बोले तो π/3। तो यहाँ से आ गया थीटा की वैल्यू आ गई है π/3। लेकिन ये थीटा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। थीटा को हमने डिफाइन किया, यहाँ पर थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या मोड लगा दीजिए आप ये। अब बताते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा क्या होगा यहाँ पर, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ लाइज करता है। इसको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हम एग्जैक्ट इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये यहाँ बना लें, ये रियल एक्सिस, ये पोल आपका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाइए, कितना है -1 माइनस i√3, तो x इक्वल टू -1, ये आपका आ गया -1, और यह माइनस का i√3,
तो नेगेटिव साइड, इमेजिनरी एक्सिस की नेगेटिव साइड नीचे आपका होगा, तो कहाँ पर आएगा ये 1 आप -1 ये होगा और -2 ये होगा, -2 -1। और √3 का मतलब क्या होता है 1.732 माइनस में, तो यहाँ कहीं जाके होगा। तो इसके सामने ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, जेड है। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ज्वाइन करा दिया है तो थीटा हमारा कौन सा बनेगा, थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो जेड हमारा लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको देखना है रियल एक्सिस से ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कौन सी, अगर ऊपर से घूम के क्यों नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं, क्योंकि हम न्यूमेरिकली स्मॉल एस लीस्ट वैल्यू निकालते हैं। और लीस्ट वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, अरे इधर से इधर घूम जाओ, ऊपर से इधर घूम जाओ, जब हम -पाई और पाई के बीच में थीटा की वैल्यू को लेंगे। तो ये वैल्यू लेने के लिए हमें कैसे बताना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या बोला था, ये आप कर लें थीटा माइनस पाई, बड़े आराम से आ जाएगा ये। सिंस जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जेड हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलो या फिर एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल टू कितना होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, केवल प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोले हम थीटा। और ये कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थीटा माइनस पाई। अब यहाँ भी थीटा गड़बड़ करेगा ये, तो इसको अल्फा रहने देते हैं, इसको बोल देते हैं अल्फा, यहाँ भी बोल देते हैं अल्फा, यहाँ बोल देते हैं अल्फा, और यहाँ भी इसको अल्फा ही रहने दो। चलो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया अल्फा। अब ठीक है, अल्फा कोई एक्यूट एंगल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। और अब थीटा हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर थीटा की प्लेस पे क्या कर रहे हैं हम, ये अल्फा कर लें, अल्फा माइनस पाई। तो अब इसको थीटा बोल सकते हैं आप, ये थीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, π/3 माइनस पाई। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 माइनस का 2π/3, ये आ गया 2π/3। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और ये आपका आर है। अब आपको लिखना है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन में तो हमसे केवल इतना ही पूछा गया है, इस क्वेश्चन में तो केवल इतना ही पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th है, उसमें इसी बात को पूछा गया है कि ये z इक्वल टू -1 माइनस i√3, और इसको कैसे लिख लेंगे हम, ये x प्लस आई को r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2π/3 प्लस i sin -2π/3, ये हुआ। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th, सारे एक्सरसाइज खत्म, बस इतना ही था। इसको एक बार ढंग से समझें। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने थीटा को अल्फा को थीटा चेंज कर दिया, तो उसको थोड़ा संभाल के लिखना है। हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को थीटा बोल रहे हैं। कुछ चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपका थीटा है और बाकी हमारा एक्यूट एंगल था अल्फा। चलो इनको अल्फा ही कर लेते हैं, अल्फा कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसको थीटा ही ठीक था ये। और यहाँ आप इसको चेंज कर जाइए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका थीटा यहाँ रहेगा और ये वैल्यू कितनी होगी, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस, ठीक है, आपको इसी में देना है, थीटा की वैल्यू इसमें देना है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक बार फिर से देखें, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मुझे भी हुआ, तो इसको हमने दोबारा से इसको फिक्स कर लेते हैं इन थीटा और अल्फा को। तो देखो यहाँ से पूछा निकालना क्या है आपको, पहले आपको निकालना है मॉडुलस आर इक्वल टू क्या होता है, √x² प्लस y²। तो ये हो गया आपका आर की वैल्यू आ गई है x², x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है कितना, r की वैल्यू आ गई है 1 + 1 = √2, एक तो वैल्यू आ गई। और अब पहले निकाल लेते हैं हम एक अल्फा एंगल, अल्फा बाद में निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अल्फा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, उसका अभी आर्गुमेंट से कोई मतलब नहीं है, बाद में उसको चेंज कर लेंगे कि कहाँ लाइज करता है जेड, ये कहाँ लाइज करता है देख लेंगे। तो लेट अल्फा बी एनी एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग कि tan अल्फा = mod y/x। ये आपका क्या है, ये x + iy,
अब कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ देखें y की वैल्यू कितनी है आपकी -1 तो कितना आया ये tan अल्फा इक्वल टू आ गया आपका -1 और यहाँ से निकल के आया 1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है tan π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है π/4, अल्फ़ा π/4 आ गया। लेकिन आर्गूमेंट जेड को हम बोल रहे हैं थीटा, और थीटा कहाँ रहेगा, इन पर यहाँ होगा आपका, डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। तो देखना जरा जेड कहाँ लाइज करता है, इसको बना लो आप जरा। अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 1 है, रियल एक्सिस पर 2, और ये i, ये 2i -i -2i, और ये -1 -2। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 1 - i को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करते हैं, 1 - i 1 आपका ये रियल एक्सिस पर है और i इमेजिनरी माइनस एक्सिस पर, तो ये यहाँ पर है। ये आपका पॉइंट z इक्वल टू 1 - i ये है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके हमारा दिखाया जा रहा है। और ये आपका रहा r की वैल्यू कितनी है आपकी √2, ये आपकी √2 है। और आपको बताना है ये केवल थीटा, ये निकालना है थीटा। जो हमारा अल्फा निकल के आया वो π/4 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा यहाँ आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है कितना होगा, माइनस का π/4। ये है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपको बताना है कहाँ पर, -π से +π के बीच में। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि है ही नहीं। अरे पॉइंट्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो π/4 का मतलब ही नहीं है। π/4 तो ऊपर आ रहा था, लेकिन हम निकाल लेते हैं। अगर पूरा करने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी में से देखा है तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। तो अब क्या करते हैं हम, ये सीधा लिखते हैं सिंस z लाइज इन कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू क्या होगा, -अल्फा, थीटा इक्वल टू -अल्फा। और ये हो गया आपका कितना, माइनस का π/4। ये है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और अब पोलर फॉर्म में लिख जाओ, पोलर फॉर्म क्या था आपका, z इक्वल टू 1 - i। कैसे लिखते हैं इसको, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो ये लिख दो आप इसमें r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हो गया आपका 1 - i को आपने लिख दिया, r की वैल्यू कितनी है √2, और cos थीटा cos माइनस का π/4 प्लस i sin -π/4, इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको देखें जरा, समझें इस बात को कि हम कर क्या रहे हैं। ये इसको कि ये हमारा पोलर फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इसका मतलब है क्या, कि इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि इसी पॉइंट्स को हमने लिख रहे हैं किस फॉर्म में, r की वैल्यू कितनी आई आपकी, r की वैल्यू आ रही है √2, और आप देख भी रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, ये √2 है। और एंगल कितना है आपका, माइनस का π/4। अगर किसी पॉइंट्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है कार्टेशियन प्लेन में x y से, पोलर फॉर्म में कैसे होता है वो, r और थीटा। ये इसका दूसरा तरीका है, रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। और ये एक ही चीज़ है। इसको आपने क्या लिखा है, ये इसको आपने लिखा है r cos थीटा। पोलर फॉर्म में कैसे लिखा है आपने, ये √2 और cos माइनस का π/4 प्लस i sin -π/4। तो ये जो आपने लिखा है ये कुछ अलग नहीं है, ये तो वही है जो ये लिखा हुआ है 1 - i। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या निकल के आता है, यहाँ क्या था आपका, ये 1 - i। अरे यहाँ देखें ये √2 हमने कैसे लिख दिया, ये cos -π/4 कितना होता है, cos π/4 माइनस i sin π/4। स्टूडेंट ये आपके सीबीएसई का पार्ट नहीं है, आपका क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो चुका है और 4 मार्क्स आपको मिल चुके हैं, और पेपर में 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो देखें हमने कुछ नहीं किया है, ये √2, और अगर cos π/4 की वैल्यू देखें कितनी होती है, 1/√2 माइनस आयोटा साइन इसकी वैल्यू होती है 1/√2। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 - i। यही तो था आपका ये। तो इसी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हमने दूसरी फॉर्म में लिखा है,
आर और थीटा की फॉर्म में लिखा है। तो इस फॉर्म को लिखने को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। अगर 1 माइनस आई को हमने लिख दिया √2 cos माइनस पाई4 प्लस आई साइन माइनस पाई4, तो क्या लिखा है हमने, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में दिखाया है। क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा। और आप इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो क्या आता है, यही तो है ये। एक और करते हैं तब समझ में आएगी बात। देखें स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, सारे एक जैसे हैं। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर है, लेकिन एक ही चीज़ है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है और 4 मार्क्स हमको लेने हैं। इंपॉर्टेंट भी है कि पेपर में 4 मार्क्स दे रहा है। √3 + i दे रखा है। √3 + i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या, इसको अगर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनता है ये √3, ये आपका 1 है, ये 2 है, इधर -1 है और -2 है, यहाँ पर ये आयोटा और ये 2i, इधर -i और -2i। अगर इसको प्लॉट करना है तो देखें कहाँ है √3 का मतलब क्या होता है 1.732, तो 1.732 ये रहा और i तो आप यहाँ पहुँचेंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 + i। किस कौन से दिखाया जा रहा है, ये √3, 1 से दिखाया जा रहा है। अब इसी कोऑर्डिनेट को, पॉइंट तो वही रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका हम बदल रहे हैं। r और थीटा में लिख रहे हैं इसको, r और थीटा में लिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट अगर आपको आते हैं तो जेईई के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक कन्वर्ट करना आता है, फिर वापस कन्वर्ट करना आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ट्राइंगल को रोटेट कर दिया गया था, बहुत सारी लाइन और एंगल हमारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स को रोटेट किया जाएगा अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पर, वहाँ पर बहुत काम आता है पोलर कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पर सीबीएसई में कहीं कुछ दिया ही नहीं गया है। हाँ, पोलर फॉर्म देखा है। पोलर फॉर्म का मतलब इसको चेंज करना है किसमें, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में, बस ये बोला गया है। ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सीबीएसई में आपको नहीं है, ये कुछ नहीं बताना है, ये आपके लिए नहीं है सीबीएसई में, इसको कहीं नहीं दिखाना है आपको। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था कि ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए कैसे करना है, हमें r निकालना है, थीटा निकालना है। तो r क्या होता है, r होता है √x² + y², √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, i का कोफिशिएंट 1, तो हो गया आपका ये 3 + 1 2 आपका r आ चुका है। ये r क्या है आपका, मॉडुलस, r मॉडुलस है। अब उसके बाद में लेट अल्फा बी एनी एक्यूट एंगल सच दैट कि tan अल्फा = mod y/x। तो tan अल्फा = y की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 1 और ये है √3, तो आया 1/√3, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। 30 का मतलब क्या हुआ π/6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है π/6। और हमारा ये कहाँ पर लाइज करता है, अरे यही है π/6। तो ये π/6 वैल्यू हमारी कहाँ लाइज करती है, -π और पाई के बीच में है, उसी के बीच में आ रही है। तो यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। तो हम बोल देंगे सिंस z √3 + i लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा आपका, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। दो अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट या मैंने बोल दिया आर्गूमेंट, तो उसका मतलब एक ही है, -π से +π, जिसमें कि -π शामिल नहीं है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट z, ये क्या होता है थीटा = क्या होगा, अल्फा होगा। थीटा = आपका अल्फा, यही होगा, चाहे उनको सबको अल्फा में चेंज कर जाओ। तो ये कितना है आपका, ये π/6, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो केवल ये पूछा गया था कि r बताइए, थीटा बताइए। थीटा मीन्स प्रिंसिपल आर्गूमेंट, r बताइए, थीटा बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में क्या पूछेगा कि इनको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। पोलर फॉर्म में हमने लिख रखा है, ये लिख दो यहाँ पर, पोलर फॉर्म क्या होता है, z = आपका है √3 + i, इसको लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये है पोलर फॉर्म अलग है, ये पोलर फॉर्म है। पोलर कोऑर्डिनेट आपका ये है, r की वैल्यू आपकी आ गई है, r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये 2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा है π/6। अब इसको समझो कि ये जो पॉइंट है आपका P, इस पॉइंट P को हम कैसे लिख रहे हैं, √3, 1। अरे भाई ये √3 है, यहाँ से तक का √3 है, और ये आपका 1 है, इतना 1 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 है, ये √3, ये हम ऐसे बताते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं कि पोल से, ओरिजिन को पोल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 है ये,
और एंगल बनता है कितना π/6। और आर और थीटा से इस पॉइंट्स को यूनिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिक्स है इसकी। अगर π/6 इसका आर्गूमेंट है, आर इसका मॉडुलस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और ये थीटा है, बता सकते हैं। अब आपको तो केवल इतना करना था कि ये √3 + i, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है π/6 + i sin π/6 हो गया। बस इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, इसको हमने लिख दिया पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन सीबीएसई में आपसे ये पूछा जाएगा और इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। तो एक और दमदार क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन और 5.1 में तो आसान क्वेश्चन थे हमारे, और उसी तरह को एक्सटेंड किया गया है मिसलिनियस के अंदर। मिसलिनियस में पोलर फॉर्म में चेंज करना है। एक इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इस एग्जाम्पल को जरूर कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ हमारा थीटा की वैल्यू जो आती है वो 75 डिग्री, tan 75 कितना निकालेंगे हम, tan 30 + 45 डिग्री करके निकालेंगे तो आ जाएगा 5π/12। ये थोड़ा सा बच्चों को दुखी करता है, पेपर में आता ज़रूर है। अब तो मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी देखा पोलर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, तो कैसे करेंगे, z = 1 + 7 i सॉल्व कर जाओ, a - b का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 + i स्क्वायर माइनस 4i, क्या हो गया 1 + 7i और ये 4 - 1 - 4i, कितना हो गया ये 1 + 7i 4 - 1 3 - 4i। और इसी तरह का दे रखा है आपको इसका सेकंड पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना है, पहले इसको a + ib की फॉर्म में लिखाना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो a + ib की फॉर्म में कैसे आएगा, 1 + 7i 3 - 4i, मल्टीप्लाई कर जाओ 3 - 4i के कॉन्जुगेट से 3 + 4i ऊपर और 3 + 4i करें तो कितना हो जाएगा आपका ये। तो ये तो बहुत आसान है, a - b a + b, a² - b² 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर 16i², और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 + 4i + 21i + 28i², 28i² क्या हो जाएगा आपका माइनस का 28 और 3, तो हो गया आपका -25 और ये हो गया आपका प्लस का 25i, और ये भी हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 + 16 25, बहुत बढ़िया, सब 25 हो गया। तो 25 अगर कॉमन ले गए यहाँ से तो -1 + i/25, ये कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है -1 + i, तो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके आपका इतना आ गया। अब सारी कहानी पहले ऐसी है, बिल्कुल पहले की तरह करना है। ये -1 + i, आप बता सकते हैं कहाँ पर होगा ये -1 + i, ये अगर हम बात करें तो कहाँ पर है ये -1 + i, x रियल पार्ट आपका नेगेटिव है तो -1 + i, ये है आपका यहाँ पर, ये है -1 1, कहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा या पाई माइनस अल्फा। तो अब जेड इसको आप एज्यूम कर गए कितना, ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब निकाल जाएं r की वैल्यू निकाल जाएं, r इक्वल टू क्या होता है √ -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, और उसके बाद में लेट अल्फा बी एनी एक्यूट एंगल सच दैट कि tan अल्फा इक्वल टू y/x, y की वैल्यू कितनी है 1/-1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आगे कितनी है आपकी π/4। और अब बता देंगे कि सेंस जो हमारा z है कितना है, z -1 + i कहाँ लाइज करता है, ये -1 + i हमने बना रखा है यहाँ पर, ये रहा। तो ये कितना है आपका थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आपकी, ये आपको देनी है, और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है इसी के बीच में है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा इक्वल टू आपका ये पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है π/4, तो आ गया आपका 3π/4, ये आपका है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर थीटा आपके पास में आ गया, आर आपके पास में आ गया, आर और थीटा। अब आप बता सकते हैं पोलर फॉर्म क्या है आपकी, ये पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू क्या लिखना है आपको, r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। रख जाओ ये, जेड इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आई थी √2 और थीटा की वैल्यू है 3π/4, तो कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ये आपका आंसर आ गया। पोलर फॉर्म 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से थे और ये बहुत ही एक ही सिंपल सा हमारा एक सिंगल टॉपिक था इस एक्सरसाइज के अंदर, और लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करता है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो वहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन करता है, तो हमने ये तरीका निकाला। आप चाहते हैं इसको थीटा की प्लेस पर अल्फा ले सकते हैं और इसको भी अल्फा कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसको वीडियो में ज़रा देखिएगा, समझिएगा। कुछ टर्म्स इसमें बहुत टेक्निकल थे, कुछ चीज़ें टेक्निकल थी जो थोड़ा सा और स्टडी करनी पड़ेंगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस करने का तरीका आपको समझ में आ गया। क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। इन जनरल हमारा वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट 2n पाई प्लस थीटा, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री के अंदर, उन सबको समझना तब आपके जेईई के क्वेश्चन हो पाएंगे। और अगर आपको ये पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।